जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों का जब से बिगुल बजा है तब से सियासत जो है वो काफी गर्म देखने को मिल रही है। आज हम बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में हैं। हालांकि जो मेंढर सब डिवीजन है तो ये बिल्कुल भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साथ सटा हुआ इलाका है। और मेंढर की खास तौर पर बात करें तो मेंढर की सियासत जो है वो अपने आप में एक अलग ही कुछ ऐसी चीजें बयान करती है कि काफी लोगों का मतलब ऑल ओवर पूरा देश का एक फोकस रहता है कि आखिर ये मेंढर है क्या चीज है। चुनावी माहौल है और हमारा ये कोशिश है कि चाय पे चर्चा हम उन कैंडिडेट से बातचीत करें और उनसे जानें कि क्या कुछ इन विधानसभा चुनावों के बीच में किस तरीके का दमखम जो है वो दिखा रहे हैं। मेंढर के अंदर है, हालांकि मेंढर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी, तीन पार्टियों के कैंडिडेट्स को टिकट मिल चुके हैं और उन्होंने अपना जो है वो नॉमिनेशन फाइल किया है। लेकिन इस बीच एक उभरता हुआ चेहरा, एक उभरता हुआ नाम जो कि चर्चा का विषय बन चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है राही कपूर और आप देख रहे हैं द पब्लिश मिरर। तो वो उभरता हुआ चेहरा आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक, जो कि फॉर्मर वाइस चांसलर रहे हैं साईनाथ यूनिवर्सिटी के, और साथ में इनका एक एनजीओ है। तमाम आज चाय पर इनके साथ चर्चा होगी कि वाइस चांसलर का कार्यकाल पूरा करने के बाद या वो प्रोफेशन छोड़कर ये सियासत में क्यों आए, और आज ये चर्चा का विषय है। हर किसी की जुबान पर इनका नाम है और इन्होंने एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये घोषणा की है कि ये चुनाव मेंढर विधानसभा क्षेत्र से कंटेस्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम, और बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय जो है हमें दिया। डॉक्टर साहब, सीधा सवाल रहेगा, मेंढर विधानसभा क्षेत्र, और अगर मैं सही हूं जो मैंने आपके बारे में जो जानकारी हासिल की है उसमें लगभग 8 से 10 साल से आप जो है अपना वाइस चांसलर का कार्यकाल पूरा करने के बाद, यानी खास तौर खसूसी तौर पर अगर मेंढर की बात करूं तो यहाँ आप काफी सक्रिय हैं। तमाम युवाओं के मुद्दे, तमाम कई ग्रीवेंसेस, कई अवाम के मुद्दे, मेंढर पर आप बड़ा बेबाकी से खुलकर बोलते हैं। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एज ए वाइस चांसलर छोड़कर आपको क्या आन पड़ी कि आज आप सियासत में यहाँ पर आए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग सब मिलकर जो भी रोल अदा करते हैं सोसाइटी में, मुझे लगता है जो पढ़ा लिखा तबका है और ख़ासकर जो वेल एडजस्ट है, उसने कभी भी मुड़कर अपने एरिया को नहीं देखा होगा। जो आपने सवाल किया उसका मकसद मेरा वापस आने का क्या था वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं फार फ्लंग एरिया कसबलाड़ी गांव का रहने वाला हूँ। और कसबलाड़ी जो है, अब शुरुआत के हालात देखेंगे तो पीक मिलिटेंसी पे रहा और काफी पिछड़ा हुआ इलाका, और काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। लेकिन मैं यहाँ से जाने के बाद, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, जब भी मैंने वहाँ काम शुरू किया और एज वाइस चांसलर सेकंड टेन्योर में ख़त्म करने से पहले ही मेरे जहन में एक चीज़ ज़रूर आई कि हम सब ने पढ़ाई की, अच्छे लेवल तक पहुँचे, लोगों की मदद करने की भी कोशिश की। हम वहाँ पे भी मैं रहा तो वहाँ पे भी जो नौजवान साथी यहाँ से पढ़ने के लिए गए, उनके परेशानियों को भी दूर किया और कम से कम उन सबको वहाँ एडमिशन दिलाने में और उनकी फ़ीस की कंसेशन करने में मैंने एक अहम रोल अदा किया। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं तो पहुँच गया जहाँ पहुँचना था, पढ़ाई भी पूरी हो गई और एक लेवल जो होता है आदमी को, एक नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत, वो सारी अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। लेकिन मैंने अपने आप से ही पूछा कि जिस गांव का मैं रहने वाला हूं, वैसे कई गांव हमारे मेंढर में हैं और फार फ्लंग एरिया होने के अलावा हमारे लोग गरीब हैं। हमारे लोग जो है यतीम, गरीब, मस्कीन का एक पूरा प्लेटफॉर्म है। मैक्सिमम लोग जो है बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, जो दूर दराज के हमारे एरिए हैं पंचायत से। तो मेरे जहन में यह है कि अपने पेट के लिए, अपने आप के लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, फिर लास्ट आती है अपनी बरादरी के लिए, सब लोग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, एक लेवल पर पहुंचने के बाद, कि हमने अपनी सोसाइटी को, अपने एरिए को, अपने लोगों को क्या रीपे किया। बस मेंढर की ज्यादतियों को देखते हुए, मेंढर में इस गुंडा राज को देखते हुए, मेंढर के नाइंसाफियों को देखते हुए, मेंढर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने को देखते हुए, और बेइंसाफियां इतनी हुई, कमजोर तबके को इतना दबाया गया कि वो आज तक परेशान है।
इस दर्द को लेकर मैंने ये हिम्मत बांधी और इस फील्ड के अंदर आने की कोशिश की, और लास्ट 8 से 10 साल से मैं इस पे कोशिश भी कर रहा हूं। यही एक वलवला था, एक जोश था, एक हिम्मत थी, एक ताकत थी कि मैं अपने लोगों के सुख दुख बांट सकूं, अपने लोगों की बात एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक रख सकूं, अपने लोगों की परेशानियां सब तक पहुंचा सकूं, और जो यतीम गरीब मसकीन की आवाज दबाई जा रही है उस आवाज को उभार कर गवर्नमेंट तक पहुंचाऊं। यही एक मसला था जिसकी वजह से मैंने इस चीज में एंटर किया। डॉक्टर साहब, इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और सवाल मेरा रहेगा कि आज से पहले जब से आप सक्रिय हो तमाम, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई मेंढर का ऐसा इलाका होगा जहां पर आप नहीं गए, चाहे किसी का मरण हो या किसी की खुशी हो, तो हमने देखा कि रेगुलर जो है आप वहां पर जाते रहे। साफ तौर पर जो लोग पिछले कई वर्षों से यहाँ पर सियासत कर रहे हैं, उन लोगों का एक साफ तौर पर आपके प्रति एक धारणा, या जो लोगों के बीच में एक बात चल रही थी कि जो डॉक्टर शहजाद मलिक है, कभी आपको बीजेपी के साथ जोड़ा जाता था, कभी आरएसएस के साथ जोड़ा जाता था, इस तरीके की मतलब ये एक नैरेटिव मैं कहूंगा एक सेट किया गया था। आज आपने घोषणा की है एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, हालांकि आप चाहते तो किसी बड़ी पार्टी को ज्वाइन भी कर सकते थे, तो क्यों फैसला डॉक्टर शहजाद मलिक ने ये लिया कि मेरे को एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़कर जो है अपनी आवाम की खिदमत कर? मैं एक चीज आपको मेंढर की पॉलिटिक्स की जो बताऊं, उसमें सिवाय किसी को डिमोरलाइज करने, उसके ऊपर दाग लगाने, उसको पर्सनल लेवल पे अटैक करने के सिवाय इन्होंने कोई सियासत की बात ही नहीं की। सियासत खुले जहन के लोगों की होती है, कमजोर लोग सियासत करने लायक नहीं होते, गुंडे भी सियासत करने के लायक नहीं होते। आज तक मेंढर की जो सियासत रही वो गुंडा राज से प्रभावित रही। गुंडा राज जिसके पास मसल पावर ज्यादा हुई, उसने ये कोशिश की कि मैं ही पॉलिटिकल पर्सन बन सकता हूं, ताकत ज्यादा, पैसा ज्यादा, हिम्मत ज्यादा, यही चीजें बोलते रहे। लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर आज उस कगार पे खड़ा है कि यहाँ यतीम गरीब मसकीन भी खड़ा होकर अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। इसलिए जो आप ये कहना चाह रहे हैं, जब मैंने मेंढर में एंट्री की इस चीज में, तो इन्होंने सबसे पहले कोशिश ये नहीं, ये मेरे कोई इतने खास नहीं थे या इतने हमदर्द नहीं थे, मतलब आपकी ये वो सिर्फ एड्रेसिंग रैलियां रोकी गई, ये काफी प्रयास रोकी भी गई, लेकिन ये सिर्फ पिक करना चाह रहे थे। इनको ये पता था कि ये ऐसी जमात किसी में नहीं जाएगा, धोखा नहीं करेगा, जमात कोई भी हो। लेकिन आपके साथ टैगिंग जरूर ये लोग, मुझे टैगिंग से फर्क नहीं पड़ता। जब आदमी काम करता है, हिम्मत दिखाता है, ताकत दिखाता है, विजन दिखाता है, तो कीचड़ उस पर फेंका जाता है, उसकी मुझे परवाह नहीं। और जिन्होंने कीचड़ फेंका था, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो कीचड़ मुझ पे फेंका था आज उन्होंने अपने चेहरों पे मल लिया है, आज उन्होंने अपने माथों पे वो कीचड़ लगा लिया। इसलिए परवाह नहीं, ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पढ़ा लिखा तबका भी सब जानता है, ये नौजवान तबका भी सब जानता है। मुझे एजेंट कहा गया हो तो साबित करके कोई दिखाए कि हम किसके एजेंट हैं। लेकिन ये चीज बिल्कुल क्लियर कट है कि हमने किरदार का सौदा ना कल किया था, ना आज किया है, और ना इंशाल्लाह इसके बाद करेंगे। मैंने अपनी पब्लिक से वादा किया था, ऑन कैमरा कह रहा हूं आज ये चीज, पहली बार शायद मुझे ये कहने का मौका मिला, मैं इस टॉपिक को कभी नहीं चढ़ा, लेकिन आज ऑन कैमरा में ये कह रहा हूं, ये सारी पब्लिक के पास में एक गवाही बन जाएगी कि मैं जब 7 साल पहले आया था, मैंने अपनी पब्लिक की जो भी मीटिंग्स की उसमें ये मैंने कहा कि मुझे जब भी पार्टी ज्वाइन करनी होगी, मैं हर पंचायत से 2-2, 4-4, 5-5 लोगों को बुलाऊंगा, और जिस जमात में मुझे आप लेके जाएंगे ये फैसला पब्लिक का होगा, मेरा फैसला ही नहीं। और मैंने आज ऑन रिकॉर्ड बोल दिया, इसको आप रिकॉर्ड में भी रखेंगे और ये लोगों तक भी पहुंचाएंगे कि ये पब किस जमात में जाना है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो करती क्या है, वो दिखाती क्या है, इससे मेरा जुमा नहीं है। मेरा पहला कमिटमेंट मेरी अपनी आवाम के साथ है, मेरे उन नौजवानों के साथ है जिन्होंने 7 साल से दिन रात मेहनत करके मुझे यहां तक लाया है। ये हक उनका है और हम इस हक के लिए उनको हक इसलिए देते हैं कि आज तक हमेशा यही हुआ। आज हमने एक जमात का पट्टा डाला, अगले साल हमने दूसरी जमात का पट्टा डाला, तीसरे साल हमने तीसरी जमात का पट्टा डाला। इसका मतलब हम किसी आइडियोलॉजी से मोहब्बत करने वाले लोग नहीं है, हम किसी प्रिंसिपल्स के ऊपर चलने वाले लोग नहीं है। हम वो लोग हैं जहां हमें मफाद मिला हम वहां चले। इसलिए मैंने ये तय कर लिया था
कि ये मफाद परस्ती की जिंदगी मैंने नहीं जीनी है, बल्कि किसी भी पार्टी में जाने का फैसला अवाम का है और अवाम के उन लोगों का है जो खासकर मेरे साथ दिन रात चल रहे हैं, जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने ताकत लगा के मुझे यहाँ तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये फैसला उनका है, इसलिए मुझे परवाह नहीं है। मैंने ईमान का सौदा नहीं किया। मैं इंशाल्लाह ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि हमने यतीम गरीब मसाकीन की मदद की, हमने यतीम गरीब मसाकीन की आवाज़ बुलंद की, हमने एक प्लेटफॉर्म पे सबको जोड़ने की कोशिश की। हाँ, अगर कोई मुल्क से मोहब्बत करने के लिए मुझे एजेंट कहे तो मुझे परवाह नहीं, अगर मुल्क की तारीफ करने के लिए कोई मुझे एजेंट कहे तो परवाह नहीं, अगर यतीम गरीब मसाकीन की मदद करने के लिए, उसके जनाजे में जाने के लिए, उसकी हमदर्दी करने के लिए, उसकी दिन रात पूछने के लिए कोई मुझे एजेंट करे तो परवाह नहीं। ये तो वक्त ने साबित भी कर दिया, वक्त आगे साबित करता रहेगा। इसलिए इन खोखली बातों से ना डॉक्टर पहले दबा है, ना इंशाल्लाह आज दबेगा, ना इसके बाद दबेगा। हमने किरदार का सौदा ना करने की ठान ली है। इंशाल्लाह हम किरदार का सौदा नहीं करेंगे। जब भी मुझे किसी पार्टी में जाना पड़ेगा, जैसे पार्टियों के दरवाजे खुले हैं तो हमारे भी दिल खुला है, लेकिन जिस पार्टी में जाना है इसका फैसला मेरी आवाम, मेरे नौजवान साथी और ये बुजुर्ग जो मेरे साथ चल रहे हैं ये करेंगे। डॉक्टर साहब, ये होगी कुछ आपके रिलेटेड जो मेरे को जानना था। अब हम आते हैं चुनावी माहौल पर। मेंढर में अपना दम कम हर एक नेता दिखा रहा है। आज की अगर बात करें तो लगभग 9 जो है वो नॉमिनेशन फाइल हुए हैं, जिसमें जो पार्टी के टिकट्स पर जो लोग लड़ रहे हैं वो भी शामिल हैं और बाकी जो निर्दलीय हैं वो भी हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मेंढर की आवाम, आप तमाम लोगों को जानते हो, लोगों के बीच में रहते हो, युवाओं की बात करते हो। युवा, हमने देखा कि आपकी रैली में एक बहुत बड़ी संख्या में जो है वो युवा आपके साथ थे। आपको क्या लगता है कि मुकाबला कड़ा होने वाला है? देखिए, एक चीज मैं बता दूं, मेंढर में इससे पहले जो रवायती सियासत चलती रही, मेरा मानना यह है कि इस बार का जो इलेक्शन हो रहा है वो इस रवायती सियासत के अलग हो रहा है। और आप ये देख लेना, क्या आपको लगता रवायती है कि पलटेगा सब? मैं बता रहा हूं ना, रवायती सियासत ये रही कि गिने चुने लोगों ने मेंढर की सियासत को दबा के रखा। हर पंचायत में से 2-2, 4-4 लोग, उन्होंने उस पंचायत का सौदा करने की कोशिश की। और मैं इस बार आपको बोल रहा हूं, चाहे आप हूं, चाहे मीडिया के बाकी हाउसेस हो, चाहे हमारा पॉलिटिकल विजन रखने वाले लोग हों, पॉलिटिकल समझबूझ रखने वाले, उन सब को धोखा होने जा रहा है, उन सब के कैलकुलेशंस खराब होने जा रही है। क्योंकि एक चीज जरूर है कि एक जज्बात, एहसास, हक, इसकी सियासत में और पैसे बांटने वाली सियासत में जमीन आसमान का फर्क है। इससे पहले लोगों ने ताकत भी देख ली, जात बरादरी का इंजेक्शन भी देख लिया, जात बरादरी के टिक्के लगा के भी देख लिए। और ये पुराने जो हमारे बड़े लीडर्स हैं, अल्लाह तबारक तआला ने उनको बहुत मकाम भी दिया, इज्जत भी दी, उन्हें इज्जत मिले, हमें कोई परवाह नहीं है, इज्जत अल्लाह तबारक तआला देने वाला है। लेकिन कुछ लोग इस बार गलतफहमी में मारे जाएंगे। मेरा कहने का ये मकसद ये है कि जो रवायती सियासत इससे पहले होती रही कि फलां चेहरे को कैप्चर कर लो, फलां चेहरे को कैप्चर कर लो, फलां को पैसे बांट दो, फलां को जात का इंजेक्शन लगा दो, फलां ने लुंगी पहनी है तो उसकी वजह से वोट मिल जाएंगे, फलां ने टोपी पहनी है तो उसकी वजह से। अब आवाम किसी के कहने पे वोट करने वाली नहीं। अब आवाम बदलाव चाहती है, नौजवान तबका बदलाव चाहता है। ये जात के नाम पर, पैसे के नाम पर, ताकत के नाम पर, पैसे बेचने के नाम पर बहुत हो चुका। 40 साल सियासत इसी नाम पर हुई। और मैं ये आपको कह रहा हूं कि इस बार इंशाअल्लाह बदलाव जरूर आएगा, और वो बदलाव सच्चे मुल्क की तरफ है, सच्चे मेंढर की तरफ है, सच्चे लोगों की तरफ है, सच्ची और हक बात कहने की तरफ है। इसलिए मुझे ये लगता है कि पुराने ट्रेंड्स को हटाकर नई सोच पर हम सबको मिलकर बैठ के बात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि डॉक्टर शहजाद मलिक का विजन क्या है। अगर डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक को मेंढर की जनता सर पर ताज रखती है तो वो किस तरीके से उतरेंगे? पहले तो सबसे बड़ी बात ये बता दूं मैं आपको, कुरान और हदीस की रोशनी में ताज जब भी किसी के सर पे सजेगा, वो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पर फरमाया है कि अभी बच्चा माँ की पेट में होता है तो मैं ये तय कर देता हूँ कि जिंदगी में
ये खाएगा क्या, पिएगा क्या, रहेगा कहाँ और कहाँ से आएगा और कब वापस जाएगा। तो मेरा ईमान ये कहता है कि अल्लाह तबारिक व तआला ने हम सब की सारी चीजें तय कर रखी हैं। जैसे आप इस्लाम के हिसाब से मैंने बताया, तो अगर आपके मजहब के हिसाब से बताऊंगा तो कुंडली तय करती है। तो कुंडली में सितारे गर्दिश, जिसके गर्दिश में होंगे वो वहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें तय है। मैं सारे मजहबों के हिसाब से बता रहा हूं। इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंसान सिर्फ मेहनत कर सकता है, कोशिश कर सकता है। इसलिए पहली बात तो ये हो गई कि ताज जब भी सजेगा, ये हमारा ईमान है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरबार से जब फाइनल होगा तभी ताज समझे। एक चीज। ठीक। दूसरी बात आपने क्या पूछी मेरे से कि क्या विजन है, मतलब विजन क्या है? विजन तो सबसे पहले मेरे विजन में अगर बात करें को लेकर आप जनता की वजह से मैं आया हूँ, जिसकी वजह से मैं आया हूँ, सबसे पहली बात यह है कि मेंढर के अंदर में हमेशा डिवाइड वाली पॉलिसी खेलेगी, हमेशा लोगों के ईमान का सौदा करवाएगा, हमेशा लोगों को जात, पहले एरिया के नाम पर, ताकत के नाम पर, पैसे के नाम पर, जात के नाम पर, फलां जात के नाम पर लड़ाया गया। मेरी पॉलिटिक्स में सबसे पहला इश्यू अगर कोई है तो वो ये है कि इस जात के इंजेक्शन की वजह से मेंढर के पोटेंशियल को, नौजवानों के अंदर जो ताकत थी, बुजुर्गों के अंदर जो ईमान था, उसका सौदा हो गया। मेरी पॉलिटिक्स का पहला जिंदगी का एजेंडा ये है, किसी को पसंद आए या ना आए, मैं सब लोगों को इकट्ठा करके गुलदस्ता बनाकर बात करना चाहता हूं। कास्टिज्म की राजनीति कास्टिज्म को खत्म करना चाहते हैं। अब हम तंग आ चुके हैं। और आपने कल वाले मेरे प्रोग्राम में देखा होगा, ये उन लोगों ने जिन्होंने चश्मा पहन रखा है सिर्फ कुछ पॉलिटिकल लोगों के साथ चलने का, उनको छोड़कर जो बाशऊर अवाम है और जो बाशऊर तबका है वो इस चीज को समझ बैठा है कि मेंढर के अंदर में अब पॉलिटिक्स जो भी होगी वो इस प्लेटफॉर्म से जो हमने शुरुआत की है वो सॉफ्ट पॉलिटिक्स होगी। हमने गुहार लगानी है, हमने अर्जी लगानी है, हमने अवाम के पास जाना है, हमने उन तक अपनी बात को पहुंचाना है, लेकिन पहुंचाना है कास्टिज्म से ऊपर उठकर। दूसरी चीज, हमारी लड़ाई हमेशा गुंडा राज के खिलाफ रही। ना हम गुंडों के साथ, गुंडों को पसंद करते हैं, ना गुंडों के साथ चलना चाहते हैं, ना गुंडों को अपने साथ चलाना चाहते हैं। कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि हम उस गुलदस्ते को इकट्ठा करना चाहते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंसेप्ट हमें दिया है। मजहब की बात जहां तक आए, मजहब कोई भी हो, सारे मजहब इंसानियत चाहते हैं, सारे मजहब गरीब यतीम मस्कीन की मदद चाहते हैं, सारे मजहब अपने मुल्क की हिफाजत चाहते हैं, सारे मुल्क अपने एरिया को डेवलप करना चाहते हैं, सारे मजहब यतीम गरीब मस्कीन के साथ साथ आस पड़ोस का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। इसलिए ना मजहब की पॉलिटिक्स है, ना जात की पॉलिटिक्स है, ना मसलक की पॉलिटिक्स है, ना एरिया की पॉलिटिक्स है, ना तबके की पॉलिटिक्स है, बल्कि अब मेंढर के अंदर में जो पॉलिटिक्स हो वो साफ सुथरी मुद्दों पर हो। और विजन में मैंने पहली बात बता दिया कि डिवाइड को छोड़कर, अब रही पॉलिसीज की बात, रही हेल्थ सेक्टर की बात, एजुकेशन सेक्टर की बात, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, हमारे स्कूल्स के जितना इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी बात, इन सारी पे हम जरूर बात करेंगे। और इन सब की जो कैलकुलेशंस होंगी उनको बैठ के अपने साथियों के साथ करके मशवरा करके हम, मुझे लगता है कि जो इस बार मेरा जो है मैनिफेस्टो आएगा उसमें इंशाल्लाह हमने हर लिहाज से जो लोकल इश्यूज हैं उनको देखकर, लोकल परेशानियों को इतने साल से हम ग्राउंड पे देख पा रहे हैं, उनको देखकर हम उनकी बात आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा, हम ज्यादा इंटरव्यू अपना जो है वो बड़ा नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में इस समय सियासी घमासान है, मतलब कि हर पार्टियां अपनी दमखम दिखा रही है। कोई 370 वापस लाने की बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है कि जो अपनी उसकी पार्टी की मुख्य आइडियोलॉजी है किस तरीके से। जबकि एक चीज और देखने को मिली कि जम्मू कश्मीर के 3 बड़े नेता जो 2-2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो ऐसी राजनीति को आप कैसे देखते हैं? क्या उसका इम्पैक्ट उन्हीं की आइडियोलॉजी पर यहाँ भी नेता मदद में बांटा गया? हाँ, ताकतों को बांट दिया गया। इसी तरह हमारे लोगों के जहन में एक बीमारी डाली हुई है, पार्टीज़म। पार्टी नहीं होगी, पार्टी नहीं होगी तो बंदा इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। हमने वो सारी दीवारें इस बार तोड़ी हैं, हमने वो सारी जंजीरें तोड़ी हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना के रखा हुआ है मेंढर के अंदर में भी कि फलां जमात 40 साल से यही करते रहे। लेकिन ये उन लोगों का प्रोपेगेंडा था जिन लोगों ने ताकत से बाकी लोगों को दबाकर उस पार्टी पे कब्जा कर लिया, उस पार्टी में दूसरे को जाने नहीं दिया। इसका मतलब पोटेंशियल हो
आदमी के कैपेसिटी हो, आदमी के अंदर में ताकत हो कि कोई चीज कर सकता है, तो तब तक नहीं कर सकता जब तक पार्टी के मैनफोल्ड, पार्टी के उस दायरे में नहीं आएगा। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जितनी पहाड़ी और गुज्जर की लड़ाई दिखाई गई और फायदा लिया गया, ये पार्टीइज्म भी इस बार मेंढर से इंशाल्लाह खत्म होगा। ये पार्टी के जो फेवरेट बने बैठे हैं चेहरे, इस बार इंशाल्लाह पार्टी की टिकटें भी काम नहीं करेंगी, और पार्टी को भी, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं, तनकीद नहीं करना चाह रहा, यानी किसी को निशाना नहीं बनाना चाह रहा, लेकिन मेरे हिसाब से एक नेता जब दूसरी पार्टी में जाता है, दूसरा जब पहली में आता है, तो इसका मतलब इनकी आइडियोलॉजी की वार नहीं है, इनकी वार सिर्फ और सिर्फ एक दायरा है, एक ऐसा बांध बना के रखा है कि जब तक आदमी पार्टी के ट्रैक पे नहीं आएगा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसलिए हमने ये फैसला इसीलिए किया कि नौजवानों की सोच को अगर आगे बढ़ाना है तो इन सारे प्लेटफॉर्म से अलग उठ के ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम किसी पार्टी में जाते तो मुझे नहीं लगता है अभी तक जल्दी बात कर पाते। आगे क्या होगा वो वक्त बताएगा, मेंढर बताएगा। मेंढर जैसा फैसला करेगा, नौजवान जैसे फैसला करेंगे, बुजुर्ग जैसा फैसला करेंगे, हम उन सब के फैसलों के साथ में चलेंगे। डॉक्टर साहब, आखिर में मेंढर की आवाम या फिर खिता पीर पंचाल की आवाम या जम्मू कश्मीर की आवाम से आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? क्या मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं नौजवानों को और बुजुर्गों को भी, कि बुजुर्गों को एक चीज कहना चाह रहा हूं कि आप शफकत का हाथ हमारे सर पर रखें, और नौजवानों को कह रहा हूं कि इकट्ठे होकर उस प्लेटफॉर्म की शुरुआत करो जिस प्लेटफॉर्म ने मेंढर के नक्शे को इंशाल्लाह बदलना है। मेंढर के नक्शे का मतलब मेंढर की आवाम को इकट्ठा करके, मेंढर की ताकत को इकट्ठा करके, मेंढर की नौजवान और बुजुर्गों की एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके इंशाअल्लाह तबारिक व तआला हम हर यतीम गरीब मस्कीन की आवाज बुलंद करने वाले हैं, उन तक पहुंचने वाले हैं, उनकी मदद करने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, अपने लोगों को हमदर्दी से उस सियासत की राह पर ले जाने वाले हैं जहां कोई भी आए सच्ची सियासत करे और वही सच्ची सियासत वाला ही इस प्लेटफॉर्म का मालिक हो। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और टाइम देने के लिए। तो ये थे डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक, जिनसे हमने विस्तार से बात की। हालांकि ये मेंढर विधानसभा जो क्षेत्र है, यहाँ से एज ए इंडिपेंडेंट निर्दलीय जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इनके सामने जो है वो तमाम पार्टियों के कई कैंडिडेट भी हैं जो कि अपना भी वो दमखम दिखाते हैं, लेकिन इस बार की सियासत बॉर्डर एरिया मेंढर में क्या कुछ रंग दिखाएगी, ये चुनाव के बाद ही देखना डिसाइड हो। बहरहाल इनका साफ तौर पर जितनी भी बातचीत हुई है, और इन्होंने एक एजुकेशन सेक्टर पर बात की है, हेल्थ सेक्टर पर बात की है, और सबसे बड़ी जो कास्टिज्म की राजनीति है, कास्टिज्म को लेकर हमेशा जो देखा जाता है कि कास्टिज्म का नाम से जो है वोटों का बंटवारा होता है, वोटों को बांटा जाता है, और इनके विजन में, इनके एजेंडे में कास्टिज्म को हटाना सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो इन्होंने बताई है। बहरहाल आप हमारे इस शो में, ये था आज का हमारा पहला एपिसोड, और जल्द ही हम कुछ और उनसे जो है वो जरूर बात करेंगे। नमस्कार, आप देखते रहिए द पब्लिश मिरर। नमस्कार।